हेलो चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे। फर्स्ट था एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ चाइनीज अकॉर्डियन बुक। आज सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन चाइना। थर्ड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ प्रिंट इन जापान। आज मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। किटागावा ओटामारू। बॉक्स वन, किटागावा ओटामारू बॉर्न इन ईडो इन 1753। ईडो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेटर टू बी नोन एज टोक्यो। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, किटागावा ओटामारू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड ओकियो। व्हाट इज मेंट बाय ओकियो आर्ट फॉर्म? मतलब था इसका पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, यानी तैरती हुई दुनिया की तस्वीर। ये तस्वीर क्या थी? ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्पेशली अर्बन लोगों के एक्सपीरियंस को था। दीज प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्प्रेरी यूएस एंड यूरोप एंड इसने बहुत सारे आर्टिस्ट को इंस्पायर किया, मानेट, मोनेट एंड वान गोग को। लेकिन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ? द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड। हाथ से जो पेंटिंग की जाती थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और सिर्फ प्रिंट जो पेंटिंग आ गई वो सरवाइव करने लग गई। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रिंट कम्स टू यूरोप। हाउ डिड द प्रिंट्स कम टू यूरोप फ्रॉम चाइना? तो फॉर सेंचुरी silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. सदियों तक चाइना यूरोप में जो व्यापार होता था सिल्क रूट से होता था। और किस चीज़ का? सिल्क और मसालों का। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर रिच यूरोप बाय द सेम रूट। 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर जब यूरोप पहुंचा वो भी सिल्क रूट से ही पहुंचा। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मॉनस्क्रिप्ट। पेपर ने जो है वो पॉसिबल कर दिया कि मॉनस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन हो सके। व्हाट इज़ मेंट बाय मॉनस्क्रिप्ट? तो मॉनस्क्रिप्ट हैंड रिटन रिकॉर्ड कॉल्ड मॉनस्क्रिप्ट। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। हु वर स्क्राइब्स? स्क्राइब्स वर स्किल्ड हैंड राइटर, जो हाथ से बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, राइटर होते थे, उन्हें स्क्राइब्स बोलते थे। तो इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली। इटली रिटर्न हुए कहाँ से? आफ्टर मेनी ईयर ऑफ एक्सप्लोरिंग इन चाइना। बहुत साल चाइना में बिताने के बाद जब वो इटली रिटर्न हुए तो अपने साथ लेकर के गए एक नई टेक्नोलॉजी, उसका नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम, अपने साथ लेकर के गए। नाउ इटालियन बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक। इटालियन लोगों ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। जल्दी ही ये यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई ये टेक्नोलॉजी। अब जो है मर्चेंट एंड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी टाउन ब्रॉड द चीपर प्रिंटेड बुक। धीरे धीरे मर्चेंट, स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटी टाउन्स हर जगह ये सस्ती प्रिंट कॉपी जो है सभी लोगों को अवेलेबल होने लग गई। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज द बुक सेलर ऑल ओवर द यूरोप। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती चली गई, जो बुक सेलर थे उन्होंने ऑल ओवर यूरोप के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बुक्स का डिफरेंट कंट्रीज़ में। बुक्स फेयर भी ऑर्गेनाइज होने लग गए। प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटन मॉनस्क्रिप्ट वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। अब इनका भी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। बहुत सारे जो सब्सक्राइब्स थे, स्क्राइब्स थे, उनको वेल्दी बुक सेलर ने अपने यहाँ एम्प्लॉयड कर लिया। मोर देन 50 स्क्राइब्स वर वर्कड फॉर एन वन बुक सेलर। 50 से भी ज़्यादा जो बुक स्क्राइब्स थे यानी राइटर थे वो एक बुक सेलर के अंडर में काम करते थे, यानी बुक्स लिखा करते थे। But the production of handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for the books. लेकिन जो handwritten manuscript का production था वो satisfied नहीं कर पा रहा था। तो note down the question, why did the production of handwritten manuscript not satisfy the demand for books? तो आंसर यहीं पर है आप लोग का। फर्स्ट है कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, बहुत मेहनत वाला था, बहुत टाइम टेकिंग था ये। सेकंड होगा मॉनस्क्रिप्ट, हैंड रिटन जो मॉनस्क्रिप्ट थे बहुत फ्रिजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, मतलब जल्दी ख़राब हो जाने वाले, हैंडल करना भी मुश्किल था और उन्हें कैरेट करना भी बहुत मुश्किल था।
देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेन्स लिमिटेड, इसीलिए इनका सर्कुलेशन यानी हैंड रिटन जो मॉन्यूस्क्रिप्ट था सर्कुलेशन काफ़ी लिमिट था, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं थी अभी तक इनकी। बट द ग्रोइंग ऑफ डिमांड फॉर बुक, जैसे जैसे डिमांड बुक की बढ़ रही है, वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग था बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर, ज़्यादा से ज़्यादा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होने लगा। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप, और 15th सेंचुरी तक आते आते वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी वो पूरे यूरोप में फैल गई। अब क्या क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट्स, टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर, ये सब कुछ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही पेंट होने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब देयर वॉज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब ज़रूरत थी ऐसी टेक्नोलॉजी की बहुत जल्द, बहुत कम समय में और सस्ते दामों पर लोगों को टेक्स्ट बुक्स जो है वो रिप्रोडक्शन करके दे सके। और ये तभी हो सकता था जब एक इन्वेंशन हो न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी का, और ये हुआ भी सक्सेसफुल। स्ट्रासबर्ग जर्मनी में वेयर जोहन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। जर्मनी में स्ट्रासबर्ग में जोहन गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। तो हु वाज डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, तो आंसर आप लोग लिखेंगे जॉन गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। Gutenberg was the son of merchant, grew up on a large agriculture state. गुटेनबर्ग मर्चेंट का बेटा था और बहुत बड़े एग्रीकल्चर स्टेट पर उसका पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ वो। उसने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में ही देखी थी वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, और फिर वो लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन को पॉलिशिंग का वो आर्ट सीख रहा था। बिकेम ए मास्टर गोल्डस्मिथ बनने के लिए। वो क्या करता था, लीड माउल्ड यूज फॉर मेकिंग ट्रिकल्स, वो लीड माउल्ड यूज़ करता था ट्रिकल्स यानी गहने छल्ले वगैरह बनाने में। इस गुटेनबर्ग अडेप्टिंग एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन, उसने अपने इनोवेशन के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की। ऑली प्रेस जो यूज़ करता था उसी के मॉडल से उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। और जो माउल्ड यूज़ करता था, कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, जो मोल्ड से वो ट्रिकल्स बनाता था उसी मोल्ड से वो उसने अल्फ़ाबेट लेटर बनाए। और बाई 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, और उसने फर्स्ट बुक जो प्रिंट की अपने प्रिंटिंग प्रेस से, उसका नाम था बाइबल। अबाउट 180 कॉपी वर प्रिंटेड, 180 कॉपी उसने प्रिंट की जिसको प्रिंट करने में 3 ईयर लगा। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वॉज फास्ट प्रोडक्शन, अपने समय के हिसाब से वो बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन था। न्यू टेक्नोलॉजी जो थी अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। प्रिंटिंग प्रेस जो था जॉन गुटेनबर्ग का, सब जगह लोग अब इसको जानने लग गए थे। इन द बुक प्रिंटेड फॉर रिच, पर बुक्स जब प्रिंट होती थी तो जब रिच लोगों के लिए प्रिंट होती थी तो स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज कैप्ट, डेकोरेशन का जो स्पेस होता था उसे खाली छोड़ दिया जाता था। ईच परचेजर, हर खरीदार जो होता था, कुड चूज़ द डिज़ाइन, अपना डिज़ाइन खुद चूज़ करता था। एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन, कौन सा पिक्चर प्रिंट होगा ये जब परचेजर चूज कर लेता था, इसके बाद जो पेंटिंग स्कूल था वो पेंट करता था। In the 100 years between 4050 and 5050, printing presses were set up in the most country of Europe. 1450 और 1550 यानी 100 ईयर में जो प्रिंटिंग प्रेस था वो बहुत सारे यूरोप के देशों में सेटअप हो गया था। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू द अदर कंट्री, और ये प्रिंटर जो थे जर्मनी से दूसरे कंट्री में भी चले गए। The second half of the 15th century saw 20 million copy printed books flooded the market in Europe. 15th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था तब तक आते आते 20 मिलियन कॉपी से पूरा यूरोप का मार्केट भर गया था। लेकिन ये नंबर और ज़्यादा हो गया, कब हुआ, इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक आते आते बुक्स जो प्रिंटेड बुक्स थी उनकी संख्या बढ़ करके 200 मिलियन कॉपीज़ हो गई। तो इस तरह से दिस शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। इस तरह से हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज हुआ
पूरा समय, और इसी को बोला जाता है प्रिंट रेवोल्यूशन। सो द स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये प्रिंट कम्स टू यूरोप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारे आंसर आप लोग प्रॉपरली लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।